Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid So, chemistry lecturer in higher education department. स्टूडेंट्स आज हमारा टेस्ट नंबर 2 कंडक्ट हुआ केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव डिस्कशन होगी। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, नाइट्रोजन रिएक्ट विद दी हाइड्रोजन एंड गिव दी अमोनिया। तो इस इक्वेशन में Kp और Kc का क्या रिलेशन होगा? देखें, Kp का फार्मूला होता है Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन दी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। के प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के अगर देखें तो 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल हाइड्रोजन का है, तो टोटल 4 मोल्स हैं। तो डेल्टा एन की वैल्यू आ जाती है 2-4 दैट इज इक्वल टू -4। अगर हम डेल्टा एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2 और ये बी ऑप्शन इज दी करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह आपको कोई भी इक्वेशन दी गई हो और Kp और Kc के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो आप प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को निकाल लें और उसको इक्वेशन बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 200, Kc की वैल्यू 200 है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज ट्रिपल्ड, अगर उस कंटेनर का वॉल्यूम ट्रिपल्ड कर दिया जाए, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप 2 टाइम इंक्रीज कर दें, 3 टाइम इंक्रीज कर दें, 9 टाइम कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन दी वॉल्यूम। ये वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो आप जितनी कंसंट्रेशन बढ़ा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उतनी ही इसकी Kc की वैल्यू रहेगी A। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि Kc किन फैक्टर्स पे इंडिपेंडेंट होता है। देखें, Kc की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट होती है, कंसंट्रेशंस इस पे भी डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे इस पे भी डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा कैटालिस्ट पे भी Kc की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसके अलावा जो इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो Kc ओनली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर, तो वो भी डिपेंड करता है कि आइदर दी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर आपके पास रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू है पॉजिटिव जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आपके पास रिएक्शन है डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से Kc की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो Kc डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Kc इज स्टडीड बाय। Kc के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है हम इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं? क्या लॉ ऑफ मास एक्शन इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? नो। क्या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इंफॉर्मेशन देती है? नहीं। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इसके बारे में बताती है? नहीं। तो ये बताती है वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। वॉन्ट हॉफ इक्वेशन हमें बताती है कि Kc के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो वॉन्ट हॉफ इक्वेशन है क्या? उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, log K2 डिवाइडेड बाय K1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय 2.303 T2 - T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। अगर आपको 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन हो और इसके अलावा डेल्टा H की वैल्यू गिवन हो, 2 कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो, तो आप इस रिलेशन को इनमें से कोई भी एक फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है ऑन दी रेट कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। इसी तरह गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करें तो ये थर्मोडायनामिक का जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें कंप्लीट डिस्कशन होगी। तो ये बताती है कि डेल्टा G दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, वहाँ हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसी तरह जो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होती है ये बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी वेपर प्रेशर। टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको डिस्कस करने के लिए क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल जो है ना वो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से मिलती जुलती है। जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन बन जाती है log P2 ओवर P1 log P2 ओवर P1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 एंड T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, फॉर द रिएक्शन कार्बन रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO are 4 and 8 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। देखिए गैसियस फॉर्म में हम Kc की जगह पे Kp लेते हैं, तो इसका फार्मूला बिल्कुल सेम, Kp दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रेशर ऑफ CO इसको हम ले लेते हैं, इसका स्क्वायर होगा क्योंकि 2 मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय इस तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह प्रेशर ऑफ कार्बन। देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रेशर है वो उसने दे दिया है, कितना है? 8 एटमॉस्फेयर है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा,
इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की उसने कितनी वैल्यू दी है, 4 एटमॉस्फेयर दी है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो कार्बन है ये जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में है और सॉलिड स्टेट में है, और जब सॉलिड फॉर्म में होती है एलिमेंटल फॉर्म में तो उसका जो एटमॉस्फेरिक की वैल्यू होती नहीं है, यानी कि 1 हम लेते हैं, क्या लेते हैं 1 कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए 1 आ जाएगी। तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16 ATM। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आएगी, केपी की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी 16 ATM में आएगी। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम कीपिंग वॉल्यूम अनचेंज्ड। वो कहता है कि अगर आप उस कंटेनर का वॉल्यूम अनचेंज रखते हैं, यानी कि चेंज नहीं करते, और उसमें इनर्ट गैस डालते हैं, लाइक हीलियम हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, दीज आर द इनर्ट गैसेज, जब आप उसमें डालते हैं तो क्या उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई चेंज आएगा? नो, देयर विल बी नो इफेक्ट बाय एडिंग द इनर्ट गैस। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो ऑलरेडी गैसेस उस कंटेनर में मौजूद होंगी तो उनका जो प्रेशर होगा वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन तो होती नहीं है इनर्ट गैसेस की, तो वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इट मीन्स जो हमारे पास Kc की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज होगी। सो इक्विलिब्रियम विल रिमेन दी अनइफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसके थ्रू आप अमोनिया की जो प्रोडक्ट है वो उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। देखें इस केस में हमारी एप्लीकेशन यूज हो रही है ली शैटलर प्रिंसिपल। क्या हो रही है, ली शैटलर प्रिंसिपल। और ली शैटलर प्रिंसिपल कहता है डिफरेंट कंडीशंस हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। तो इस केस में देख लेते हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन का लिखना। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और इसके बाद ये हमें मिलती है NH3, और ये डेल्टा H की वैल्यू होती है नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसकी वैल्यू 2 और ये हो गया 3 मोल्स हो गए। अब देखते हैं कि देखें जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ली शैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड जाएगा। क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और इस तरह जो है ना वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में इसी तरह इंक्रीज आप प्रेशर का देख लेते हैं। ली शैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो इस केस में भी क्या है, अमोनिया प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे हमारा रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अमोनिया की प्रोडक्शन में इजाफा होगा। इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज करने से भी आपकी अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, अगर आप इसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो वो आपके रिएक्शंस की एफिशिएंसी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह एडिशन ऑफ प्रोमोटर्स, तो प्रोमोटर्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। जब वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज होगी। तो इट मीन प्रोमोटर हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, सिलिका का है SiO2, साथ एलुमिना होता है Al2O3, दीज आर कॉल्ड प्रोमोटर्स। और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ये तीनों कंडीशन जो हैं ये अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। बट ये जो ऑप्शन है दिस इज नॉट इन द फेवर ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज करने से अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिकॉज दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज pH 11। ये सॉल्यूशंस गिवन है, उनमें से pH क्या है, 11 गिवन है, 11 pH है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। देखिए इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसको करेक्ट ऑप्शन सी है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 10 रेज की पावर -3 मोलर सॉल्यूशन है, 10 रेज की पावर -3 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है 10 रेज की पावर -3 मोलर। इसकी इक्वेशन बना लें, बहुत सिंपल है। तो POH इसकी फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और बहुत ही सिंपल है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका आंसर आता है +3। तो +3 इसका आंसर आता है किसका, POH का। तो हमने फाइंड आउट करनी है क्या, pH फाइंड आउट करनी है। तो pH + POH दैट इज इक्वल टू 14। तो ये आप देख लें कि pH दैट इज इक्वल टू 14 में से 3 मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 11। इट मीन pH इज 11। तो ये वाला सॉल्यूशन है जिसकी pH क्या आती है, 11 आती है। तो बाकी भी आप खुद चेक कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन में और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस केस में जो डेल्टा N की वैल्यू है वो क्या है, 2 मोल्स प्रोडक्ट में है, 2 मोल्स रिएक्टेंट में है, तो 0 है। और हमारा फार्मूला क्या था, Kp दैट इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N की पावर क्या होगी 0, RT की पावर N 0 हो गया, और जिसकी पावर 0 होती है वो इक्वल 1 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स Kp दैट इज इक्वल टू Kc। तो जब डेल्टा N की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उस वक्त Kp
Kc के इक्वल होगा, याद रख लें। जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी उस वक्त Kp विल बी इक्वल टू दी Kc। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर डेल्टा एन की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, तो इस केस में जो Kp की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है Kc, और अगर डेल्टा एन की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, तो इस केस में Kp इज दी लेस देन Kc। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, तो ये याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, pH ऑफ प्योर वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। देखें, ये जो जनरली हम pH पढ़ते हैं कि न्यूट्रल pH जो होती है वाटर की वो 7 होती है। देखिए ये है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की जो pH होती है वो होती है 7। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल बी द चेंज इन pH? pH डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से pH डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kw की वैल्यू इंक्रीज करती है। जब Kw की वैल्यू इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली उसकी pH क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है, और वो एसिडिक की तरफ जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है कि वो क्या होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैल्यू क्या होगी? लेस देन क्या होगी? 7 होगी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अ सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड क्या होता है? जो एक प्रोटॉन देता है, और वो क्या है? 100% आयोनाइज्ड है। इट मीन है भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि 100% क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो गया। ठीक हो गया। अब सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 10 रेज की पावर -2 की वैल्यू सेंटी होती है, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेट कर लिया कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये 100% आयोनाइज्ड हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है और साथ नेगेटिव आयन देता है। तो जब इसकी 10 रेज की पावर -2 नॉर्मल इसकी कंसंट्रेशन थी, तो ये भी 10 रेज की पावर -2 देगा, ये भी 10 रेज की पावर -2 देगा, क्योंकि 100% आयोनाइज हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? 10 रेज की पावर -2। तो अब इसका जो है ना वो pH फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। pH दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की -2 है, इसको कैलकुलेट करें तो ये इसका आंसर आएगा +2। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा +2। अगर यहाँ स्टूडेंट आपको दे दिया जाता कि आपके पास सोल्यूशन है मिलीमोलर 10 रेज की पावर तो मिलीमोलर अगर सोल्यूशन होता तो इट मीन 10 रेज की -3 होता, तो इसकी फाइनल pH क्या आती? वो फिर 3 आती। तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आपने याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हीनियस बेस नहीं हो सकती बिकॉज आर हीनियस बेस वो होती है जो सोल्यूशन में क्या देती है? हाइड्रोक्सल आयन देती है, जबकि अमोनिया के पास हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं है। इसी तरह लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, यस दिस इज दी अमोनिया इज द लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कहता है कि बेस वो चीज़ होती है जो क्या करती है? हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। इसी तरह जो अमोनिया है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, बिकॉज अमोनिया का जब रिएक्शन होता है HCl के साथ, तो आप देखेंगे यहाँ से HCl से प्रोटॉन लेके ये बना देती है अमोनियम आयन, और साथ क्या बन जाता है? क्लोराइड आयन। तो यहाँ अमोनिया एक्ट करती है, लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट करती है। इसी तरह क्या अमोनिया लेविस बेस है? यस लिविस बेस भी है। लिविस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेस वो चीज़ होती है जो अपने लोन पेयर को क्या करती है? डोनेट करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को। आपने FSC में देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना इक्वेशन लिखी हुई है कि अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है किसको? BF3 को। क्या करता है? BF3 को ये लोन पेयर डोनेट करता है, और फिर जाके क्या बनता है? कम्प्लेक्स बनता है। इस तरह का एक कम्प्लेक्स बनता है NH और ये BF3। तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो यहाँ जो अमोनिया है ये एक्ट करती है लिविस बेस एक्ट करती है, और ये जो BF3 है ये एक्ट करता है लिविस एसिड एक्ट करता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज D, B एंड C बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 10 रेज की पावर -8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl हैज़ pH। देखें जनरली अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उसकी pH फाइंड आउट करना बहुत ही जो है ना वो ईजी है, लेकिन इस केस में देखें जनरली आपको ऐसे लग रहा है कि इस सोल्यूशन की जो pH आनी चाहिए वो 8 आनी चाहिए, जबकि 8 नहीं आती। इसकी क्या रीज़न है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जनरली जो सोल्यूशन होता है वो वाटर के अंदर ही क्या होता है? सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। तो उस वक्त जो है ना वो जो एसिड है लेट कर लेते हैं, वो भी आयोनाइज हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह वाटर के मालिक्यूल की भी आयोनाइजेशन हो रही होती है, और वो भी हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा होता है और OH आयन में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन जनरली जब सोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो लाइक HCl, यानी कि अगर इस तरह का सोल्यूशन हो 10 रेज की पावर -2, 10 रेज की पावर -1, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि वाटर की जो आयनाइजेशन होती है, जो हाइड्रोजन आयन दे देता है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, काउंट ही नहीं करते। लेकिन इस केस में क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन है बहुत वीक है, यानी कि 10 रेज की पावर -8 मोलर है, और वाटर के पास जो होता है जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की वो जनरली सोल्यूशन में कितनी होती है? 10 रेज की पावर -7 होती है। तो ये वाटर ने 10 रेज की पावर -7 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी सोल्यूशन में, HCl ने सोल्यूशन में 10 रेज की पावर -8 मोलर सोल्यूशन में कंसंट्रेशन दी,
अब इस केस में ये दोनों जो कंसंट्रेशन है इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत क्लोज कंसंट्रेशन है, तो इसलिए फिर हम वाटर की जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये कंपेरेबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को काउंट करते हैं। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं तो फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -8 जो कि कहाँ से आया, HCl से आया, और 10 रेज की पावर -7 जो कि कहाँ से आया, वाटर से आया। तो ये है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी pH ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, pH दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज की पावर -8 प्लस 10 रेज की पावर -7। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लॉग क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, सॉरी, दैट इज इक्वल टू लॉग, हम क्या करते हैं यहाँ से 10 रेज की पावर -8 को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेते हैं तो ये बन गया, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही 10 रेज की पावर -8 बन जाएगा, प्लस अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाता है 10 रेज की पावर -7। तो इसको मजीद यहाँ इस तरह लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज की पावर -7 मल्टीप्लाई 11। तो इसको हम मल्टीप्लाई, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज की पावर लॉग ऑफ 10 रेज की पावर -8 प्लस लॉग ऑफ 11। तो सिंपल प्लस कर लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट आती है, इसको आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है, 6.36 वैल्यू एग्जैक्ट आती है। तो इट मीन्स कि जो 10 रेज की पावर -8 मोलर सोल्यूशन है इसकी जो pH होती है बिटवीन दी 6 एंड 7। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ एक और चीज़ आपके साथ जिक्र करता चलूँ, कौन कौन से सोल्यूशंस में आप वाटर के हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी प्लस करेंगे। 10 रेज की पावर -7 मोलर सोल्यूशन दिया गया हो किसी एसिड या बेस का, तब भी आपने ऐड करना है। इस तरह 10 रेज की पावर -8 गिवन हो तब भी आपने ऐड करना है। इसी तरह 10 रेज की पावर -6 हो तो तब भी आपने ऐड करना है। तो इन 3 कंडीशंस में आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर की नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी डायप्रोटिक एसिड। कोई भी डायप्रोटिक एसिड हो तो उस केस में कौन सा रिलेशन जो है ना वो करेक्ट है। देखें डायप्रोटिक एसिड की बात कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज द डायप्रोटिक एसिड, ये सोल्यूशन में 2 प्रोटॉन देता है। तो ये एक्चुअल में ये क्या देता है, ये फर्स्ट रिएक्शन में ये देता है फर्स्ट प्रोटॉन। जब फर्स्ट प्रोटॉन देता है तो हाइड्रोजन आयन प्लस HSO4 नेगेटिव। अब ये देखें हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक एसिड है दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्दर जो है ना ये सेकंड प्रोटॉन भी दे सकता है HSO4 माइनस। जब ये सेकंड प्रोटॉन देगा तो उस वक्त ये कोई SO42 नेगेटिव आएगा। तो इस केस में भी इसने जब प्रोटॉन दिया तो इसमें भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इसको A1 कह देते हैं। इस तरह से जब सेकंड प्रोटॉन दिया तो ये भी सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। लेकिन इस केस में दिस वाज द स्ट्रॉन्ग एसिड और ये जो है एसिड जो है एज कम्पेयर टू द सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है, ये वीक एसिड है। तो इट मीन जो Ka1 की वैल्यू है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द Ka2। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों को अगर ओवरऑल रिएक्शन लिया जाए तो ये जो ओवरऑल जो Ka की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू Ka1 मल्टीप्लाई Ka2। अगर इस स्टेप की Ka1 की वैल्यू को इस स्टेप की Ka2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ओवरऑल जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन की वैल्यू आती है लाइक दिस, H2SO4। जब ये आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्लस SO4 2 नेगेटिव 2 प्रोटॉन होते हैं। तो ये है ओवरऑल Ka की वैल्यू, तो ये इक्वल होती है इन 2 स्टेप के। सो करेक्ट इज दी सी। इसी तरह अगर ट्राइप्रोटिक एसिड होता तो उसकी 3 वैल्यूज होती, Ka1 होता, Ka2 होता, Ka3 होता, और उसमें Ka1 की वैल्यू ग्रेटर होती Ka2 से और Ka3 से। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज द pH ऑफ 0.5 मोलर HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है एट रूम टेम्परेचर और Ka की वैल्यू भी गिवन है। देखिए स्टूडेंट, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होती है तो उसका pH कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप, क्योंकि वो 100% आयोनाइज होता है तो जितनी उसकी कंसंट्रेशन इनिशियल होती है वो सारी की सारी वो प्रोडक्ट में दे देता है। बट जो प्रॉब्लम है जब वीक एसिड होता है या वीक बेस होती है तो उसकी जो आयोनाइजेशन होती है वो ओनली 5% होती है, यानी कि बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो उस केस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखना होता है। तो HF इज अ वीक एसिड। अगर हम बात करें HF की, ये बहुत वीक एसिड है। जब वीक एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है, इस तरह फ्लोराइड आयन देता है। अब देखें 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है HF की, कितनी है 0.5 मोलर। तो प्रोडक्ट में 0 है जब इनिशियल कंसंट्रेशन थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब टाइम T पास हुआ तो इसमें 0.5 में से 0.5 अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में चली गई। तो इट मीन 0.5 अल्फा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, 0.5 अल्फा फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। तो इस केस में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 0.5 अल्फा है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि इसमें जो अल्फा है दिस इज द डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कहाँ से आएगी। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताता हूँ। देखें, जब भी कोई मोनो एसिडिक बेस हो या मोनो बेसिक एसिड हो
तो उस केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही सिंपल है। दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू KA/C अगर एसिड है, और अगर तो बेस है तो वो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू KB/C। तो इस केस में आपको Ka की वैल्यू भी गिवन है और कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है, बहुत सिंपल है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो Ka की वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.5 मोलर, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ये आ जाएगी। अब क्या करना है, यही सेम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, 0.5 अल्फा है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वेशन से पता चला कि ये 0.5 अल्फा है, तो इसमें पुट कर देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आती है हमारे पास, वो आती है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ तो अब आपने क्या करना है, इसकी सिंपल फार्मूला लगा के pH फाइंड आउट कर लेनी है, जो कि pH का फार्मूला होता है pH दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये सिंपल फार्मूला है, तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स विच वन हैज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ KSP एट रूम टेम्परेचर। देखें जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो KSP की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो KSP की वैल्यू भी कम होती है। तो ये सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स हैं, लाइक बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो इसका ग्राफ अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो इनका साइज बढ़ने के साथ साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका फैक्टर भी क्या करना शुरू कर देता है, वो बढ़ना शुरू कर देता है टॉप टू बॉटम। जो बेरियम के हाइड्रोक्साइड होंगे ये मोर सॉल्युबल होंगे, इसी तरह कैल्शियम के फिर लेस होंगे, मैग्नीशियम के फिर लेस होंगे, इस तरह बेरिलियम के फिर सबसे लेस जो है ना वो सॉल्युबिलिटी होगी। तो इट मीन्स जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो KSP की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इस पे बाद में बात कर लेते हैं क्यों। pH ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर वीक एसिड होगा तो उसकी pH डिक्रीज कर जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट को। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो 100% आयोनाइज होता है, चाहे आप टेम्परेचर इंक्रीज करें, चाहे आपका टेम्परेचर लो हो और चाहे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, तो उस पे भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो फुल्ली डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में चला जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो सारी की सारी प्रोडक्ट में जाएगी। तो इट मींस उसकी pH वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं चाहे डिक्रीज कर रहे हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रख रही हैं। तो इट मीन्स कि pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो उसका टेम्परेचर पे नो इफेक्ट होता है। तो दिस इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट। अब सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं, pH ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो pH ऑफ वीक एसिड है उसकी क्या होती है, ऑलरेडी जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत लो होती है। ऑलरेडी जो उसकी डिसोसिएशन होती है, जो आयोनाइजेशन होती है वो क्या होती है, लो होती है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो आयोनाइजेशन है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जब आयोनाइजेशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है तो इट मीन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बढ़ेगी, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इट मीन कि उसकी pH क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इट मीन pH ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह pH ऑफ वीक बेस इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, जब वीक बेस होगी तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसकी आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। जब आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी इट मीन्स कि हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो जब हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो POH इंक्रीज होगी, तो pH क्या हो रही होगी इसकी, तो इसकी pH क्या हो रहेगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो pH क्या करेगी, इसकी इंक्रीज होगी। ये है जी एक कॉन्सेप्ट। इस तरह pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन इज द बेस्ट कंडीशन फॉर इजी प्रेसिपिटेशन। इजी प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सी कंडीशन है। देखिए टू टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एक होता है आयनिक प्रोडक्ट। अगर तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर होगी तो इट मीन वो जो सब्सटेंस होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, और जब ज़्यादा सॉल्युबल होगी तो उसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इट मीन्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जब आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होगी तो इस केस में जो हमारा सोल्यूशन होता है वो फुल्ली क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो उसके प्रेसिपिटेट्स बनाने के लिए आपको और ज़्यादा सल्यूट ऐड करना पड़ेगा। मोर सल्यूट यू हैव टू ऐड फॉर दी प्रेसिपिटेशन।
इसी तरह जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर होती है तो इट मीन्स ये सोल्यूशन होगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस केस में आपको सोल्यूट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो फौरन जो है इसके क्या बन जाते हैं? पीपीटी बन जाते हैं। तो सबसे आसान पीपीटी बनती है जब KIP आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। इसी तरह अगर आप आयनाइजेशन प्रोडक्ट की वैल्यू लेस होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो इस सोल्यूशन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। इसमें नो पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता, सारे के सारे जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये है जी इसका करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद दी 50 ml ऑफ वाटर, व्हाट विल बी दी pH। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है? इसके मिलीमोल फाइंड आउट करने होते हैं। तो मिलीमोल अगर हम इसके फाइंड आउट करें बेरियम हाइड्रोक्साइड के, तो आपको पता है 50 ml इसका वॉल्यूम है, इसको हम क्या करते हैं 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा? 0.5। फिर हम क्या करते हैं इसमें वाटर ऐड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम हो जाता है 100। तो इट मीन्स जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पास बन जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया? 100 हो गया, और ये इसका आंसर आ गया 0.005। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं pH फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन क्या होती है? बेरियम हाइड्रोक्साइड ये जब ये डिसोसिएट होता है किसमें? बेरियम आयन में डिसोसिएट हो जाता है और साथ इसके हाइड्रोक्सल आयन बन जाते हैं। अब देखें हमारे पास क्या हुआ? 0.05 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का है आफ्टर द मिक्सचर, तो ये 0.005 देता है, और ये क्या देता है? 2 × 0.005। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.01। क्या आ जाएगा? 0.01 मीन 10⁻⁻²। तो अब इसकी pH फाइंड आउट करना बहुत आसान है। सॉरी, सबसे पहले pOH फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है, तो ये हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा? pOH का 2, और pH क्या आएगा? 14 में से 2 को माइनस कर दें तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, और ये क्वेश्चन जो है वो KPPSC पास्ट पेपर में आ चुका है। KPPSC में भी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये रिपीट हो चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19। pH ऑफ सोल्यूशन मिक्सिंग 1 लीटर इन 10⁻⁻² मोलर HCl, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। इसी तरह सेकंड जो एसिड है उसका भी वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, उसकी मोलैरिटी गिवन है। तो मैंने नोट्स में भी इस चीज़ को बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिक्सचर की pH किस तरह फाइंड आउट होती है जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, मैं आपको शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ। तो इस केस में, मिक्सचर के केस में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है उसका सिंपल फार्मूला है M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। ये सिंपल फार्मूला है। तो मोलैरिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। तो M1 हमारे पास क्या है? 10⁻⁻² है, और वॉल्यूम हमारे पास 1 है, प्लस M2 क्या है हमारे पास? 10⁻³ है, वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर है, और वॉल्यूम क्या हो गया? 1 + 2 3 हो गया। तो इस तरह हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है 4 × 10⁻³ कंसंट्रेशन आ जाती है। तो अब तो आपके लिए pH फाइंड आउट करना बहुत आसान है, वही सिंपल फार्मूला pH दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं Al2SO4 थ्राइस, बहुत ही सिंपल है। तो ये एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम आयन 3 + 2 मोल्स होते हैं इसके, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव इसके 3 मोल्स होते हैं। तो इस केस में जब KSP की वैल्यू आती है तो आप देखें कि ये 2S है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास होगा क्या? 3S आएगा। और KSP का फार्मूला होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो इसको एल्यूमिनियम क्या हो गया? क्योंकि एल्यूमिनियम के 2 मोल्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2S का स्क्वायर होगा। इसी तरह सल्फेट हमारे पास है 3S, तो ये हो जाएगा 3S का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 4S की 2 हो गया। ये कितना बन गया? 27S की 3 हो गया। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 108, और ये S की है, ये क्या हो गया? S की 5 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है तो आप उसकी सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे और उसकी सिंपल रिलेशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। pH रेंज ऑफ सी वाटर।
सी वाटर की जो पीएच रेंज होती है वो 8 to 9 इसकी पीएच होती है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको टेबल गिवन होगा एफएससी की बुक में, वहाँ से आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी अपने पीएच फाइंड आउट कर लेनी है। लाइक जिस तरह रेन वाटर की पीएच कितनी होगी, और इसके अलावा एग की कितनी पीएच होती है, टमाटोज की कितनी होती है, बनानास की कितनी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कितनी होती है, वीक एसिड की कितनी होती है। तो ये आपने टेबल को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। तो सी वाटर की जो एग्जैक्ट अगर हम पीएच की बात करें सी वाटर की, तो इसकी ऑलमोस्ट जो पीएच होती है वो होती है 8.5 के राउंड अबाउट इसकी पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पीएच स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पीएच स्केल को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो इंट्रोड्यूस किया था सोरेनसन ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सोरेनसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन, देखिए जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करती है। कैसे? अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा 100%, इट मीन इसकी आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। अगर तो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये बहुत कम जो है ना डिसोसिएट होता है, ऑलमोस्ट 5% इसकी डिसोसिएशन होती है। ठीक है, तो इस तरह इस पर भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग आइदर इट इज वीक। इसी तरह डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे भी डिपेंड करती है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो कॉन्स्टेंट होता है इसकी वैल्यू जितनी ग्रेटर होगी आयोनाइजेशन जो है वो उतनी ग्रेटर होगी। इसी तरह टेम्परेचर का भी बड़ा इसके ऊपर इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी आयोनाइजेशन भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पे तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वीक एसिड पे इसका जरूर होता है कि वीक एसिड की ऑलरेडी इसकी जो डिसोसिएशन होती है बहुत लो होती है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन और फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन, कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है? देखिए साल्टिंग आउट ऑफ सोप को सॉल्ट बनाने में भी ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह सोडियम क्लोराइड की प्यूरिफिकेशन के लिए भी कॉमन आयन इफेक्ट यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल, जो सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल है उसको भी आप प्रेसिपिटेट करके उसके प्रेसिपिटेट बना के उसको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, साल्टिंग आउट ऑफ सोप में किस तरह यूज होता है? आपने देखा होगा कि जो सोप होता है ये बेसिकली दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो इस तरह इसको लिखा जाता है RCOONA, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ये है सोप का फार्मूला, जनरल फार्मूला है। तो अब क्या है, जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो ये बन जाता है RCOO नेगेटिव और साथ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन। जब आप इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालते हैं, साल्ट ऐड करते हैं, तो ये सोडियम आयन बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। तो प्रोडक्ट में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सोप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट की फॉर्म में। क्या हो जाता है? सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर बोरिक एसिड है H3BO3 और 0.18 मोलर उसका साल्ट है। तो Ka की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द इट्स पीएच? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें यूज हो रहा है आपकी हेंडरसन इक्वेशन यूज हो रही है। दिस इज द एसिडिक बफर। ये कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। तो आप हेंडरसन इक्वेशन यूज करें। हेंडरसन इक्वेशन क्या है? बहुत ही सिंपल इक्वेशन है हेंडरसन इक्वेशन, उसको यूज कर लेते हैं। पीएच दैट इज इक्वल टू pKa जमा लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। ये आपने खुद कैलकुलेशन करनी है क्योंकि Ka की वैल्यू भी गिवन है और Pk होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka की वैल्यू होता है प्लस लॉग। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन है 0.18, इसको डिवाइड कर लेंगे 0.1 मोलर पे, इसको डिवाइड करके लॉग लेंगे, उसमें माइनस लॉग Ka लेंगे, उसमें ऐड करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9.39 इसकी pH आ जाएगी। तो ये हेंडरसन इक्वेशन है, आपने यूज़ करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द मोस्ट कॉमन बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में आ चुकी है। तो ब्लड सिस्टम का जो मोस्ट कॉमन बफर सिस्टम है वो है फॉस्फेट बफर। क्या है? वैसे तो ब्लड में प्रोटीन बफर भी होता है, कार्बोनेट्स के सॉल्ट्स भी होते हैं, वो बफर भी होता है, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन बफर सिस्टम है वो है फॉस्फेट बफर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। व्हेन Kc इज ग्रेटर देन QC, QC मीन कोशेंट्स, जो प्रोडक्ट की रेशो होती है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट्स की रेशो एंड रिएक्टेंट की रेशो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इस केस में भी बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है, आपने FSC की बुक में भी देखा होगा इसको। देखिए इस केस में जब Kc की वैल्यू ग्रेटर होती है, Kc जब ग्रेटर होता है QC से, उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो किस तरह मूव करता है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अगर Kc की वैल्यू लेस देन हो QC से तो फिर रिएक्शन क्या करता है? वो बैकवर्ड रिएक्ट करता है। क्या करता है? बैकवर्ड रिएक्ट करता है। और अगर Kc की वैल्यू QC के इक्वल हो तो वो रिएक्शन जो होता है इस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वो कहता है 0.005 मोलर एसिड सोल्यूशन है, उसकी pH 5 है। द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, देखिए ये भी FSC की बुक में ये फार्मूला गिवन है।
जो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड का फार्मूला होता है कि कितनी परसेंटेज इसकी आयोनाइज्ड हो चुकी है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड एसिड, कि कितना आयोनाइज्ड होकर चला गया है, डिवाइडेड बाय जो इसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन होती है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन, और मल्टीप्लाई होता है 100। ये फार्मूला है परसेंटेज आयोनाइजेशन कैलकुलेट करने का। तो इसके लिए हमें ओरिजिनल कंसंट्रेशन तो गिवन है 0.005 मोलर है, लेकिन कितनी कंसंट्रेशन आयोनाइज हुई है तो ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। पीएच हमारे पास गिवन है, तो हमें पता है कि किसी भी अगर पीएच गिवन हो तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस तरीके से भी फाइंड आउट की जा सकती है कि पी, तो ये है हमारे पास 10 रेज की पावर माइनस पीएच, ये सिंपल फार्मूला है। अगर पीएच आपने फाइंड आउट करनी है तो वो तो सिंपल फार्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ये फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच। और अगर पीएच गिवन हो, अगर पीएच गिवन हो तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो वो होता है 10 रेज की पावर माइनस पीएच। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 और पीएच हमारे पास कितनी है 5 माइनस 5। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आप फार्मूला में पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू, फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज कितनी आ गई 10 रेज की पावर माइनस 5, टोटल कितनी थी 0.005, और इसको 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2%। तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, whose solubility decreases with the increase in temperature। किसकी solubility डिक्रीज करती है with the increase in temperature। देखें, वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजॉल्व करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, क्या हो, ऐसी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो वो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यही जो लिथियम क्लोराइड है और लिथियम कार्बोनेट है, जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये क्या देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो इनके टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, उल्टा डिक्रीज करेगी। ओके हो गया। अब कुछ सोल्यूशन जिनकी डेल्टा एच पॉजिटिव होती है उनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लाइक हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल आपने एफएससी की बुक में देखी होगी। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में है, जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। दिस इज दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में अगर आपने सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। देखें, जो सोडियम क्लोराइड है दिस इज द न्यूट्रल सॉल्ट। इसको जब वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं तो ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। दिस इज नॉट द एंडोथर्मिक, दिस इज नॉट द एक्सोथर्मिक। तो इस केस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द एसिडिक बफर। ये देखें, दिस इज द एसिडिक बफर। इसमें एक क्या है, वीक पार्ट है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट। ये वीक पार्ट है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पार्ट सोडियम की वजह से। इस तरह ये वीक एसिड है, इसी तरह कैल्शियम की वजह से ये इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो दीज ऑल थ्री आर दी एसिडिक बफर। ये सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक बफर है। वाइल जो डी ऑप्शन है दिस इज दी बेसिक बफर, ये एसिडिक बफर नहीं है, बिकॉज इसमें बेस का वीक पार्ट है और इसी तरह सल्फेट की वजह से इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है एसिड की तरफ से आता है। दिस इज दी बेसिक बफर, दिस इज नॉट दी एसिडिक बफर। ये थी जी आज की हमारी स्टूडेंट्स डिस्कशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रही है। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे से नोट्स बनाते जाएं। तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3 होगा, जो कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स का होगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल